ये पूर्णतया काल्पनिक है, तो इससे ज्यादा गंभीरता से ना ले। ये केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। अभय, अभी के लिए किसी भी सुंदर लड़की से बातचीत मत करो। अगर तुम्हें लगे कि तुम खुद को और नियंत्रित नहीं कर सकते तो अपने चेहरे पर पानी डालना याद रखना, रूपा सिन्हा ने कहा। रूपा सिन्हा बहुत बुद्धिमान थी। उसने पहले ही एक अस्थायी समाधान ढूंढ लिया था। अगर अभय सिन्हा फिर से ऐसा व्यवहार करता तो उसे बस अपने ऊपर पानी डालना होगा। विमान में जब उसकी आंखें हरी हो रही थी तब कॉफी ने समस्या हल की थी। अभी जब उसकी आंखें फिर से हरी हुई तब चाय ने उसे नियंत्रण में लाया। रूपा सिन्हा जानती थी कि पानी अभय की समस्या का समाधान है। क्या मैं लड़कियों से बात नहीं कर सकता और मुझे अपने चेहरे पर पानी भी डालना होगा? अभय ने रूपा सिन्हा को अनिच्छुक चेहरा लिए देखा। वो खुश नहीं था। सुंदर लड़कियों को देखने की मनाही ये मौत से भी ज्यादा दर्दनाक था। रूपा सिन्हा भी एक सुंदरता थी। क्या इसका मतलब है कि वो उसे भी नहीं देख सकता? इसके अलावा जियाओ जियाओ सिन्हा भी थी। अपने चेहरे पर पानी डालने की बात ने उसे निरुत्तर कर दिया। ये वाकई एक दुखद विकास था, लेकिन अभय जानता था कि उसने जो कहा वो सही था। अभी के लिए वो वाकई सुंदर लड़कियों से बात नहीं कर सकता था। उसे खुद को नियंत्रित करना होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो खतरे में पड़ सकता था। अभय, मैं थक गई हूं, तुम्हें भी वापस जाना चाहिए, रूपा सिन्हा ने अपने पेट में असहजता महसूस करते हुए कहा। वो पहले ही उड़ान से थक चुकी थी। आखिर वो गर्भवती थी। उसने पहले अभय से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन अभय ने लगभग उन दोनों का बलात्कार कर दिया और उसे बहुत डरा दिया। अब वो बहुत थक गई थी और सिर्फ सोना और आराम करना चाहती थी। रूपा, अच्छे से आराम करो, मैं पहले जाता हूं, अभय ने देखभाल भरे अंदाज में कहा। फ्यू, अभय को खड़ा देखकर जियाओ जियाओ सिन्हा डर गई। वो तुरंत पीछे हटी जैसे एक डरा हुआ खरगोश। अभय ने जियाओ जियाओ सिन्हा को देखा और सोचा, मैं तुम्हारा जीजाजी हूं, तुम इतना डर क्यों रही हो? बेशक उसे एहसास हुआ कि उसने अभी थोड़ी देर पहले उसे डराया था। वो उदास होकर विला से निकल गया। दी, जीजाजी को क्या हुआ? अभय को विला से जाते देख जियाओ जियाओ सिन्हा ने भौहें तानकर पूछा। जियाओ जियाओ, तुम अपने जीजाजी के साथ जो हुआ उसे किसी और को नहीं बता सकती, ठीक है? रूपा सिन्हा ने धीरे से कहा। उसे पता था कि अगर किसी को पता चला कि अभय के साथ क्या हो रहा है तो ये फैल जाएगा और अभय की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। जियाओ जियाओ सिन्हा ने सिर हिलाकर सहमति दी। वो मूर्ख नहीं थी। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि ऐसी चीजें फैलानी नहीं चाहिए, वरना अभय का काम तमाम हो जाएगा। दी, तुम उसे क्यों नहीं बताती कि तुम गर्भवती हो? जियाओ जियाओ सिन्हा ने पूछा। उसके दिमाग में उसकी दी का गर्भवती होना अच्छी खबर थी। स्वाभाविक रूप से उसे अपने जीजाजी को बताना चाहिए, लेकिन उसकी दी ने कभी उसके सामने इसका जिक्र नहीं किया। जियाओ जियाओ सिन्हा उलझन में थी। जियाओ जियाओ, मेरे गर्भवती होने की बात उसे या किसी और को मत बताना, रूपा सिन्हा ने जटिल चेहरा लिए कहा। एक औरत के लिए जिंदगी में दो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, एक है शादी करना और दूसरा है बच्चे को जन्म देना। रूपा सिन्हा जाहिर तौर पर अभय को बताना चाहती थी कि वो गर्भवती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि अभय पहले से शादीशुदा था। ये उसके दिल में एक दर्द था। रूपा सिन्हा थक गई थी। जियाओ जियाओ सिन्हा से थोड़ी बात करने के बाद वो अपने बेडरूम की ओर बढ़ी। वो सोना और अच्छे से आराम करना चाहती थी। रूपा सिन्हा का घर छोड़ने के बाद अभय अस्पताल की ओर बढ़ा। नंबर 1 रिपब्लिक हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम के अंदर शालिनी गुप्ता अपने बिस्तर पर लेटी थी और अपने बनाए चित्र को पकड़े हुए थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो बहुत उदास महसूस कर रही थी। अभय और उसके बीच की शादी को याद करके उसका दिल दुख रहा था। उन्होंने मूल रूप से दोनों के बीच एक विशाल शादी आयोजित करने की योजना बनाई थी और बहुत सारे रिश्तेदार और दोस्त आए थे, लेकिन आखिर में एक कार दुर्घटना हो गई। शालिनी का शरीर घायल हो गया था, इसलिए उसे अस्पताल में आराम करना पड़ा। उसे अपनी मां से पता चला कि अभय नवद्वीप गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो क्यों गया, क्योंकि अभय ने उसे नहीं बताया था। जब अभय कमरे में घुसा, उसने देखा कि शालिनी रो रही थी। इससे वो बहुत उदास हो गया। कौन उसकी पत्नी को रुलाने की हिम्मत करता है? हनी, तुम क्यों रो रही हो? अभय ने पूछा। उसका दिल दर्द से भरा था। अगर वो शालिनी को खुश कर सकता तो वो खुद रोना पसंद करता। तुम वापस आ गए? अभय को अंदर आते देख शालिनी ने रोना बंद किया और उसका चेहरा खुशी से भर गया। हाँ,
मैं वापस आ गया। बताओ, किसने तुम्हें इतना उदास किया? मैं उसका हिसाब करूंगा। किसी ने मुझे उदास नहीं किया, बस मैं खुद। चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। नहीं, मैं इसलिए उदास नहीं हूं। मैं इसलिए उदास हूं क्योंकि हमारी शादी नहीं हो सकी। शालिनी ने धीरे से उदास लहजे में कहा। वो वाकई अभय के साथ शादी करना चाहती थी, एक ऐसी शादी जो सिर्फ उन दोनों की हो। लेकिन कार दुर्घटना की वजह से उन्हें अपनी शादी रद्द करनी पड़ी। पुरुष शायद न समझे, लेकिन औरतों के लिए शादी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज होती है। बिना शादी के जिंदगी अधूरी होती है। शालिनी की बात सुनकर अभय को अचानक सब समझ में आ गया। शालिनी इसलिए उदास थी क्योंकि वे शादी नहीं कर सके। ये आसान था, वे फिर से शादी कर सकते थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड, उदास मत हो। जब तुम ठीक हो जाओगी, हम फिर से शादी करेंगे, और भी बड़ी। मैं पूरी दुनिया को हमारी शादी में बुलाऊंगा, अभय ने मुस्कुराकर कहा। उसे खुश करने के लिए अभय ने उसे लिटिल रेड राइडिंग हुड कहा। यह उनके बीच का एक छोटा सा रहस्य था। शालिनी का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा, बिग बैड वुल्फ, क्या तुम सच कह रहे हो? हम फिर से एक बड़ी शादी करेंगे? शालिनी को बहुत आशीर्वाद महसूस हुआ। खुशी इतनी जल्दी आई कि वो इसे लगभग संभाल नहीं पाई। पिछली शादी में बहुत समय और पैसा खर्च हुआ था और बहुत सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुई थी। शादी से पहले कार दुर्घटना होना बदनसीबी का संकेत था और आमतौर पर लोग फिर से शादी नहीं करते। लेकिन शालिनी को नहीं लगा था कि अभय उनके लिए फिर से शादी आयोजित करेगा। लिटिल रेड राइडिंग हुड, चिंता मत करो, मैं अपने वादे पर कायम रहूंगा। जब तुम अस्पताल से बाहर निकलोगी, मैं एक वैश्विक शादी आयोजित करूंगा। उस वक्त वोल्फ कॉन्टिनेंट का प्रेसिडेंट भी आएगा, अभय ने हंसकर कहा। उसने फैसला किया था कि वो शालिनी के लिए एक विश्व स्तरीय शादी आयोजित करेगा। वो सभी को उनकी शादी में बुलाएगा। वो दुनिया को बताना चाहता था कि शालिनी उसकी पत्नी है। वो उसे दुनिया की सबसे खुशहाल लड़की बनाना चाहता था। बिग बैड वुल्फ, धन्यवाद। शालिनी गुप्ता का चेहरा लाल हो गया और उसने भावुक होकर कहा। उसकी आंखों से कुछ आंसुओं की बूंदें भी गिरी। उसे नहीं लगा था कि अभय सिंह उसके लिए एक और शादी आयोजित करने वाला है, वो भी वैश्विक स्तर की, जिसमें वो वोल्फ कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट को बुलाने की बात कह रहा है। एक पुरुष का एक ही लड़की के लिए 2 शादियां आयोजित करने की इच्छा सच्ची भक्ति और प्यार दिखाती है। शालिनी बहुत भावुक थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड, अगर तुम इतनी भावुक हो तो मुझे एक चुम्मा दो, अभय ने मुस्कुराकर कहा। उसका चेहरा देखकर उसका दिल फिर से गर्म हो गया। उसे नहीं पता था क्यों, लेकिन जब भी वो उसे देखता, वो जोशीला हो जाता। इतना जोशीला कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहता था। शालिनी ने शर्माते हुए कहा, यह ठीक नहीं है, हम अभी भी अस्पताल में हैं। चिंता मत करो, कोई नहीं आएगा, अभय ने कहा। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने शालिनी को गले लगाया और उसे एक गहरा चुंबन दिया। वो मीठी थी, जैसे एक खरबूजा। केके, ठीक जब अभय आगे बढ़ने वाला था, पीछे से खांसी की आवाज आई। उसने सिर घुमाया और देखा कि एक खूबसूरत नर्स उनके पीछे खड़ी थी। नर्स ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी थी। उसका चेहरा नाजुक था और नाक उभरी हुई, लेकिन उसका सीना विशाल था। उसकी यूनिफॉर्म को भर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही सेकंड में वो बाहर उछल पड़ेंगे। नर्स कोई और नहीं बल्कि यानरान झाओ थी। यानरान झाओ का चेहरा लाल था। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वो शालिनी का तापमान मापने आई थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि वो जो देखेगी। वो अभी भी कुंवारी थी और कभी रिलेशनशिप में नहीं रही थी। अभय की जानवर जैसी हरकतों ने उसे डरा दिया। बेशक, साथ ही उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। ये अभय सिंह, अस्पताल बीमारों की देखभाल के लिए है, थिएटर नहीं। दिन के उजाले में ऐसी हरकतें करना वाकई बेशर्मी है। यानरान झाओ को अंदर आते देख शालिनी का चेहरा भी लाल हो गया। जाहिर तौर पर उसे शर्मिंदगी और अजीब लग रहा था, लेकिन वो आखिर एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी। कुछ ही सेकंड में वो शांत हो गई और खुद को समायोजित कर लिया। नर्स झाओ, क्या बात है? शालिनी ने पूछा।
यानरान झाओ ने कहा, प्रेसिडेंट गुप्ता, मैं आपका तापमान मापने आई हूं। यानरान झाओ ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस निकाला और शालिनी को इसे अपनी बाह के नीचे रखने को कहा। मापने के दौरान तीनों ने बिल्कुल बात नहीं की। 5 मिनट बाद यानरान झाओ ने डिवाइस निकाला और कहा, 36.5 डिग्री, ये काफी सामान्य है। अभय सिंह, मेरे साथ चलो और शालिनी के लिए कुछ सैलाइन ले आओ, यानरान झाओ ने कहा। आज सुबह उनके पास 2 नर्सें होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि दूसरी नर्स को आपातकालीन स्थिति थी, आज सुबह सिर्फ यानरान झाओ थी। वो बहुत व्यस्त थी और इसलिए अभय से मदद मांगना चाहती थी। नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल एक विशाल अस्पताल था। बहुत सारे लोग यहां स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए मदद लेने आते थे। यहां कई विभाग थे, जैसे पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी, कार्डियोवैस्कुलर और ऑस्टियोलॉजी वगैरह। भले अस्पताल में बहुत सारी नर्सें थी, लेकिन अलग अलग विभागों में बंटने के बाद ज्यादा नहीं बचती थी। इसके अलावा विशेष नर्सें और भी कम थी। उदाहरण के तौर पर शालिनी का कमरा वीआईपी कमरा था। सिर्फ प्रतिष्ठित लोग ही ऐसे कमरों में रह सकते थे। अन्य लोग सिर्फ सामान्य कमरों में रह सकते थे। ऐसे कमरे सबसे अच्छे थे और इन कमरों की नर्सें आमतौर पर प्रतिष्ठित होती थी। सामान्य नर्सें यहां काम नहीं कर सकती थी। यानरान झाओ की यूनिवर्सिटी में नर्सिंग में विशेषज्ञता थी। इसके अलावा उसके पिता, जो अस्पताल के प्रमुख थे, के रिश्ते की वजह से उसे वीआईपी कमरे में जगह मिली थी। वीआईपी कमरों में काम करने वाली नर्सों की तनख्वाह बहुत ज्यादा होती थी और अन्य डॉक्टरों की तुलना में उनकी प्रतिष्ठा भी बेहतर थी। उदाहरण के तौर पर अरबतियों के हाउसकीपर्स आमतौर पर कंपनी मैनेजरों से ज्यादा रुतबे वाले होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे अरबतियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। लेकिन मैनेजर सिर्फ कंपनी के लिए काम करने वाले लोग हैं। अभय यानरान झाओ के पीछे नर्सिंग रूम में गया, सैलाइन लेने की तैयारी में। नर्सिंग रूम बहुत बड़ा था। ये अलग अलग दवाओं, सुइयों, सैलाइन की थैलियों और अन्य अस्पताल की वस्तुओं से भरा था। शालिनी की सैलाइन महंगी थी, विदेशों से आयातित। ये सिर्फ एक सफेद कैबिनेट के ऊपर थी। यानरान झाओ ने कुर्सी पर खड़े होकर इसे लेने की कोशिश की। अभय उसके नीचे खड़ा था। यानरान झाओ का चेहरा और सीना देखकर वो फिर से उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें फिर से हरी रोशनी से भर गई। अभय की आंखें बहुत दुष्ट थी। वो नर्स यूनिफॉर्म फाड़कर उसका बलात्कार करना चाहता था। जब वो कमरे में शालिनी को चूम रहा था और यानरान झाओ ने उसे रोका, तब वो पहले ही अपनी उत्तेजना को दबाने की कोशिश कर रहा था। अब यानरान झाओ का खूबसूरत शरीर देखकर उसका दिल फिर से उत्साहित हो गया। ठीक जब यानरान झाओ ने सैलाइन पकड़ी और नीचे आने वाली थी, वो अभय की हरी आंखों से डर गई। इससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो जमीन पर गिरने लगी। यानरान झाओ चीख पड़ी, क्योंकि इतनी ऊंची कुर्सी से गिरने से निश्चित रूप से चोट लगती। लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत कि वो जमीन पर गिरेगी, वो अभय की बाहों में गिर गई। अभय की आंखें हरी रोशनी से भरी थी। एक भूखे भेड़िए की तरह उसने यानरान झाओ के गोल होठों पर चुंबन किया। नहीं, इससे पहले कि यानरान झाओ अपनी बात पूरी कर पाती, उसका मुंह अभय के मुंह से टकरा गया। मेरा पहला चुंबन चला गया। यानरान झाओ को नहीं पता था कि क्या करना है। ये उसका पहला चुंबन था। उसने पहले कभी बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया था। उसका ये पहला चुंबन 20 साल से ज्यादा समय तक सुरक्षित रखा गया था। वो इसे अपने पहले प्यार को देना चाहती थी, जब वो आखिरकार उससे मिलेगी। लेकिन अब इसे अभय ने चुरा लिया था। अभय की हरकतें बहुत असभ्य थी, क्योंकि उसका दिमाग फिर से धुंधला हो गया था। उसके शरीर के अंदर एक आवाज थी, जो उसे नर्स के साथ सेक्स करने को कह रही थी। वो, तुम कमीने, मुझ पर जुल्म कर रहे हो। यानरान झाओ रो पड़ी। वो बहुत उदास थी। वो मूल रूप से शालिनी के लिए सैलाइन लेने आई थी, लेकिन अभय ने उसे चूमा। उसकी हरकतों से
ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ सेक्स भी करने वाला था। ये नर्सिंग रूम था। सेक्स की जाहिर तौर पर इजाजत नहीं थी। यानरान झाओ बहुत रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके चेहरे के साथ आंसू अभय के चेहरे पर टपके। गर्म आंसू अभय के चेहरे पर गिरे और उसके दिमाग को फिर से साफ कर दिया। उसकी आंखों की हरी रोशनी गायब हो गई और उसके दिल की गर्मी भी। उसका दिमाग अचानक साफ हो गया। कमबख्त, मैंने नर्स को रुला दिया। कमीना, तुमने मुझ पर जुल्म किया। मेरा पहला चुंबन चला गया। यानरान झाओ का चेहरा आंसुओं से भरा था। वो बहुत परेशान थी। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसका पहला चुंबन सामने वाले पुरुष ने ले लिया, और वो भी जबरदस्ती। अगर अभय उसका बॉयफ्रेंड होता तो उसे इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। अभय ने अपनी बाहों में सुंदर नर्स को देखा। वो दुख के आंसू रो रही थी। उसकी आंखें और गाल आंसुओं से भरे थे। वो एक डरे हुए खरगोश की तरह थी। इससे उसे थोड़ा अजीब लगा। मेरे साथ क्या गलत है? मैं जब भी कोई सुंदरता देखता हूं, इतना उतावला क्यों हो जाता हूं? ऐसा नहीं चल सकता। अगर ये जारी रहा तो मैं एक जानवर बन जाऊंगा। अभय ने अपने दिल में सोचा। अभी बहुत खतरनाक था। शुक्र है यानरान झाओ रो पड़ी। उसके आंसू अभय के चेहरे पर गिरे और उसके दिमाग को साफ किया, वरना उसने एक पाप कर दिया होता और नर्स रूम में यानरान झाओ का बलात्कार कर दिया होता। अभय को लगा कि उसके शरीर में जरूर कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसे पक्का नहीं पता था कि क्या गलत है। उसे संतन द्वारा किए गए काम के बारे में कुछ नहीं पता था। नर्स, नर्स कहाँ है? अचानक एक पुरुष ने जोर से चिल्लाया। कमरे के बाहर से जोरदार हंगामा सुनाई दे रहा था। यानरान झाओ ने अभय को घूरा और नर्स रूम से बाहर चली गई। वो आज की एकमात्र ड्यूटी नर्स थी, इसलिए वो वाकई बहुत व्यस्त थी। इसके अलावा उसने अभी नर्स रूम में बहुत समय बर्बाद किया था। नर्स स्टेशन पर एक सूट में मध्यम आयु का पुरुष हंगामा कर रहा था और टेबल पर हाथ मार रहा था। उसके पीछे 1 दर्जन लोग थे। मध्यम आयु का पुरुष छोटा, मोटा और थोड़ा गंजा था। यह साफ था कि ज्यादा यौन गतिविधियों से उसकी किडनी कमजोर थी। मैं यहां की नर्स हूं। आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? यानरान झाओ ने मध्यम आयु के पुरुष की ओर बढ़ते हुए कहा। क्या खूबसूरत नर्स! यानरान झाओ को देखते ही गंजे मध्यम आयु के पुरुष की आंखों में एक विकृत भाव उभरा, लेकिन जब उसे अपने आज के प्लान याद आए तो वो भाव जल्दी गायब हो गया। उसने तुरंत एक उग्र रवैया अपनाया। नर्स, तुमने अभी मेरी पत्नी को गलत दवा दी। मेरी पत्नी मर गई। तुम्हें मुआवजा देना होगा। मध्यम आयु का पुरुष जोर से बोला। उसकी आवाज में कोई दुख नहीं था, सिर्फ बेशर्मी थी। तुम्हारे अस्पताल ने किसी की जान ली। मुआवजा दो। हां, मुआवजा दो। तुमने गलत दवा दी। तुम हत्यारी हो। हां, मुआवजा दो, मुआवजा दो। मध्यम आयु के पुरुष के पीछे खड़े दर्जन लोग जोर से बोले। उनके चेहरों पर गुस्सा था, लेकिन कोई दुख नहीं। क्या कोई मर गया? यानरान झाओ का चेहरा तुरंत बदल गया। अस्पताल में 2 चीजें सबसे ज्यादा डरावनी होती है, मरीज की मौत और मेडिकल विवाद। यानरान झाओ इस वक्त दोनों का सामना कर रही थी। वो इतनी बदकिस्मत क्यों थी? आमतौर पर सिर्फ अमीर लोग ही वीआईपी रूम में रह सकते थे। मध्यम आयु के पुरुष के कपड़ों से साफ था कि वो संपन्न था। अब उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। वो इसे आसानी से नहीं छोड़ने वाला था। उसने अस्पताल में हंगामा करने के लिए ढेर सारे लोगों को लाया था। तुम्हें अस्पताल और अटेंडिंग डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? यानरान झाओ ने गुस्से से जोर से कहा। वो इन लोगों से बहुत नाखुश थी। मरीजों का इलाज डॉक्टर करते हैं। अब कुछ हुआ तो तुम्हें डॉक्टर को ढूंढना चाहिए। तुम एक नर्स के साथ परेशानी क्यों ढूंढ रहे हो? मध्यम आयु का पुरुष ठंडी मुस्कान के साथ बोला। डॉक्टर ने जो दवा दी थी
वो सही थी, लेकिन तुमने गलत दवा पकड़ी और मेरी पत्नी को गलत इंजेक्शन दिया। उसकी मौत तुम्हारी वजह से हुई। जाहिर तौर पर मुझे तुम्हें ढूंढना होगा। गलत दवा पकड़ी? यानरान झाओ का चेहरा बदल गया। ये कैसे मुमकिन था? उसने सामने वाले मध्यम आयु के पुरुष को पहचान लिया। उसने आज सुबह अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाया था। उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार थी और डॉक्टर ने इंजेक्शन के लिए कुछ दवा दी थी। उसने दवा को 2 बार चेक किया था, इससे पहले कि वो उसे ले आए। उससे गलती कैसे हो सकती थी? पुरुष क्यों जोर दे रहा था कि उसने गलत दवा ली थी? यानरान झाओ ने भौहें तान कर कहा, मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। मुझे साफ याद है कि मैंने जो दवा लाई थी वो वही थी जो डॉक्टर ने दी थी। उसमें कुछ भी गलत नहीं था। नर्स, तुम कह रही हो कि हम तुम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं? हां, तुम झूठा इल्जाम लगा रहे हो। नर्स, अगर तुम आज मुआवजा नहीं दोगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मध्यम आयु का पुरुष ठंडी मुस्कान के साथ बोला। मध्यम आयु के पुरुष ने नर्स टेबल पर रखा एक चाय का कप पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। पल भर में चाय का कप लाखों टुकड़ों में टूट गया। कुछ टूटे हुए टुकड़े यानरान झाओ के पैरों के पास गिरे और उसे डरा दिया। ये अस्पताल है, तुम लोग क्या चाहते हो? यानरान झाओ ने जोर से कहा। उसका चेहरा रक्तहीन था। उसे नहीं लगा था कि मध्यम आयु का पुरुष उसके सामने चाय का कप जमीन पर फेंक देगा। उसने वो चाय का कप अभी अभी खरीदा था। उसे वो कप बहुत पसंद था और उसने इसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था। उसे नहीं लगा था कि मध्यम आयु का पुरुष इसे तोड़ देगा। उसकी हरकतों ने उसे गुस्सा कर दिया। बेशक चाय का कप छोटी बात थी। ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि यह नर्स स्टेशन था। नर्स स्टेशन के आसपास कई मरीज वार्ड थे। हंगामे की जोरदार आवाज ने वार्ड में मरीजों को जल्दी जगा दिया। मरीज वार्ड से बाहर आए और नर्स स्टेशन के आसपास भीड़ देखकर हैरान रह गए। वार्ड में रहने वाले मरीज सभी महत्वपूर्ण रुतबे वाले लोग थे। बेशक वार्ड महंगे थे, लेकिन ये लोग नंबर 1 पीपल्स हॉस्पिटल पर भरोसे की वजह से पैसे खर्च करने को तैयार थे। लेकिन जब सभी को पता चला कि मध्यम आयु के पुरुष की पत्नी की मौत यानरान झाओ की गलत दवा देने की वजह से हुई, तो हर कोई गुस्सा हो गया। ये नर्स गलत दवा कैसे दे सकती है? उसने किसी की जान ले ली। हां, ये वीआईपी वार्ड है। मैंने यहां रहने के लिए बहुत पैसे खर्च किए। वे ऐसी नर्स को यहां कैसे रख सकते हैं? हां, अस्पताल बहुत गैरजिम्मेदार है। मैं शिकायत करूंगा। आसपास के मरीज जोश में चर्चा कर रहे थे, यानरान झाओ की ओर इशारा करके और उसे घूरते हुए। आसपास के लोगों की बातें सुनकर यानरान झाओ का चेहरा रक्तहीन हो गया। वो इतनी गुस्से में थी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मध्यम आयु के पुरुष की पत्नी को गलत दवा नहीं दी थी। वो उसे कैसे फंसा सकता था? इतना ही नहीं, आसपास के मरीजों ने मध्यम आयु के पुरुष की बातों पर यकीन कर लिया और उसे मरीज की हत्या का आरोप लगाया। यानरान झाओ बहुत परेशान थी। उसने आसपास की भीड़ को देखा और उम्मीद की कि कोई उसके लिए खड़ा होगा। बदकिस्मती से भीड़ में कोई भी उस पर यकीन नहीं करता था। हां, तुमने गलत दवा दी और मेरी पत्नी की जान ली। कोई तुम पर यकीन नहीं करेगा, मध्यम आयु का पुरुष ठंडे स्वर में बोला। उसने जानबूझकर चाय का कप भीड़ की ओर फेंका था ताकि लोग चौंके और आकर्षित हो। उसका मकसद बहुत साधारण था। वो हंगामा करना चाहता था ताकि वो पैसे उगाही कर सके। मैं नर्स यानरान झाओ पर यकीन करता हूं। अचानक अभय की आवाज सुनाई दी। अभय ने सारी घटनाएं देखी थी। उसकी यानरान झाओ से कुछ बार बातचीत हुई थी। पहली बार चैरिटी बैंक्वेट में थी, जहां उसने रूपा सिन्हा की मदद करने की कोशिश की थी। दूसरी बार जब शालिनी को जहर देने के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। यानरान झाओ वार्ड में मदद करने आई थी। उसे पता था कि यानरान झाओ एक जिम्मेदार और मेहनती नर्स है। दूसरे शायद उस पर यकीन न करें,
लेकिन अभय करता था। जब यानरान झाओ ने सुना कि कोई उस पर यकीन करता है, तो उसने पलटकर देखा और अभय को अपनी ओर आते देखा। यानरान झाओ का चेहरा जटिल भावों से भरा था। वो इस नौजवान को जाहिर तौर पर पहचानती थी, क्योंकि उसने अभी उसे चूमा था। इससे वो गुस्से और उदासी में थी, लेकिन उसे नहीं लगा था कि उसके सबसे मुश्किल वक्त में सिर्फ वही उस पर यकीन करेगा। आसपास देखने के बाद जब उसे कोई भी उस पर यकीन करता नहीं दिखा, तो यानरान झाओ को अचानक लगा कि अभय बहुत अच्छा इंसान है। एक व्यक्ति को सिर्फ अपने सबसे मुश्किल वक्त में उन लोगों की याद रहती है जो उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। भरोसा लोगों के बीच सबसे सच्चा रिश्ता होता है। यानरान झाओ ने अभय को आभार भरी नजरों से देखा। अभय ने उसके सबसे मुश्किल वक्त में उस पर यकीन करने का फैसला किया था। उसने उस पर भरोसा किया था। तुम कौन हो भाई? तुम उस पर क्यों यकीन करते हो? मध्यम आयु का पुरुष ठंडे स्वर में बोला। उसने पहले ही नैतिक ऊंचाई हासिल कर ली थी और भीड़ को अपनी कहानी पर यकीन करने के लिए उकसाया था। उसने यानरान झाओ पर गलतफोर दवा लेने और अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगाया था। वो एक बड़ी रकम का मुआवजा हासिल करने में लगभग कामयाब हो गया था। उसे नहीं लगा था कि इस महत्वपूर्ण पल में ये नौजवान बाहर आएगा और कहेगा कि वो यानरान झाओ पर यकीन करता है। मेरा नाम अभय है। मेरी पत्नी इस अस्पताल में भर्ती है। नर्स यानरान झाओ बहुत जिम्मेदार है। मैं उस पर यकीन करता हूं। अभय ने यानरान झाओ की ओर इशारा करते हुए कहा। अभय की तारीफ सुनकर यानरान झाओ का चेहरा गहरा लाल हो गया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिर मध्यम आयु के पुरुष ने अभी उस पर गैरजिम्मेदार होने का आरोप लगाया था। पलक झपकते ही अभय ने उसकी जिम्मेदारी की तारीफ शुरू कर दी थी। अभय सिंह, उसने गलत दवा ली और मेरी पत्नी की जान ले ली। ये सच है। तुम इसका खंडन नहीं कर सकते। अगर वो आज मुआवजा नहीं देगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। भाइयों, इस नर्स टेबल को तोड़ दो। मध्यम आयु के पुरुष ने अपने पीछे खड़े दर्जन लोगों से कहा। मध्यम आयु के पुरुष ने सोचा था कि कोई उसे रोकने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसने एक दर्जन लोगों को अपने साथ अस्पताल में लाया था। अपने पीछे के लोगों के साथ अगर वो बड़ा हंगामा करता तो उसे अस्पताल से मुआवजे की रकम मिल जाती। रुको! अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। फिर अस्पताल के डायरेक्टर शू झाओ और एक डॉक्टर तेजी से उनकी ओर दौड़े। शू झाओ को सूचना मिली थी कि वीआईपी वार्ड में एक मरीज की मौत हो गई थी, क्योंकि उनकी बेटी यानरान झाओ ने एक गलत दवा दी थी। उन्हें पता चला कि किसी ने एक दर्जन लोगों को अस्पताल में लाया था, इसलिए वो जल्दी से नर्स स्टेशन की ओर दौड़े। उन्होंने अपने माथे का पसीना पोंछा। शुक्र है वो समय पर पहुंच गए थे, वरना उनकी बेटी का नर्स स्टेशन तोड़ दिया जाता। मैं अस्पताल का डायरेक्टर हूं। ये अस्पताल है। तुम लोग क्या कर रहे हो? शू झाओ ने जोर से कहा। सच कहें, शू झाओ ने कई ऐसी स्थितियां देखी थी। मरीजों के रिश्तेदार अस्पताल में हंगामा करते थे ताकि मुआवजा मिल सके। बेशक मेडिकल केयर में एक बड़ी समस्या थी। डॉक्टरों और मरीजों के बीच का टकराव बहुत गहरा था। जैसा कि कहावत है, एक हाथ से ताली नहीं बजती। टकराव मरीजों और डॉक्टरों दोनों की वजह से था, लेकिन शू झाओ को यकीन था कि आज का हंगामा निश्चित रूप से मरीज की वजह से था। उन्हें पता था कि उनकी बेटी बहुत जिम्मेदार है। मरीज को दवा देने से पहले वो दवा को 2 बार चेक करती थी। उसका गलत दवा लेना मुमकिन नहीं था। मध्यम आयु के पुरुष का चेहरा बदल गया। उसे नहीं लगा था कि अस्पताल का डायरेक्टर यहां होगा, लेकिन ये और भी बेहतर है, वो मुआवजा मांगने आया था। हाँ, डायरेक्टर झाओ, मेरी पत्नी मर गई है। तुम लोग मुझे कैसे मुआवजा दोगे? मध्यम आयु का पुरुष अंधेरे स्वर में जोर से बोला। शू झाओ ने भौहें तानकर कहा, मुझे बहुत खेद है कि आपकी पत्नी का निधन हो गया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि नर्स ने गलत दवा दी?
मध्यम आयु के पुरुष का चेहरा तुरंत बदल गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि इस सवाल का जवाब कैसे देना है। अचानक उसने जोर से कहा, वैसे भी नर्स यानरान झाओ ने गलत वो दवा दी थी। अगर उसकी वजह से नहीं तो मेरी पत्नी नहीं मरी होती। तुम्हें सबूत चाहिए, तुम सिर्फ अंदाजा नहीं लगा सकते, शु झाओ ने हल्के से कहा। मध्यम आयु के पुरुष की आंखों में ठंडक की चमक उभरी। उसने जोर से कहा, तुम मुझे मुआवजा देने से मना कर रहे हो? अगर तुम मुआवजा नहीं दोगे तो मैं इस स्टेशन को तोड़ दूंगा। भाइयों, मेरे लिए इस स्टेशन को तोड़ दो, मध्यम आयु के पुरुष ने हाथ हिलाकर कहा। उसके पीछे खड़े दर्जन लोग पुरुष के आदेश पर नर स्टेशन में चीजें तोड़ने लगे। शु झाओ और यानरान झाओ का चेहरा बदल गया। उन्हें नहीं लगा था कि मध्यम आयु का पुरुष इतना साहसी होगा कि अस्पताल के डायरेक्टर की मौजूदगी में स्टेशन तोड़े। क्या बेकायदा, तुम यहां चीजें नहीं तोड़ सकते, शु झाओ ने उनकी हरकतों को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। यह उसका अस्पताल था, उसने इस अस्पताल में बहुत निवेश किया था। इसके अलावा ये सारी चीजें पैसे से खरीदी गई थी। अगर चीजें तोड़ दी गईं तो उसका दिल दुखेगा। हट जाओ बूढ़े, मध्यम आयु का पुरुष बोला, और उसने शु झाओ को जमीन पर धक्का दे दिया। पिताजी, आप ठीक हैं? यानरान झाओ ने चिंता से पूछा और जल्दी से शु झाओ को उठाया। बेटी, मैं ठीक हूं। ये लोग कमीने हैं, शु झाओ ने गुस्से से कहा। बदकिस्मती से वो लड़ाई में कमजोर था। वो लोगों का इलाज कर सकता था, लेकिन उसे मुकाबले का कोई अनुभव नहीं था। तुमने मेरी पत्नी की जान ली, मैं आज तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगा। मध्यम आयु का पुरुष अचानक यानरान झाओ के सामने आया और उसने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारने की कोशिश की। यानरान झाओ का चेहरा डर से भर गया। ये मध्यम आयु का पुरुष इतना कमीना था। वो एक औरत को मारने वाला था। उसका हथेली बहुत तेज थी और उसके चेहरे पर लगने वाली थी। अरे नहीं, मुझे थप्पड़ पड़ने वाला है, यानरान झाओ ने डर के साथ सोचा। लेकिन हथेली उस पर नहीं पड़ी। मध्यम आयु के पुरुष का हाथ एक नौजवान ने पकड़ लिया। उसने मुझे फिर से बचाया, यानरान झाओ ने अभय को आभार भरी नजरों से देखते हुए सोचा। उसे अचानक लगा कि अभय बहुत अच्छा इंसान है। उसने न सिर्फ उस पर यकीन किया, बल्कि उसे बचाया भी। काश वो मेरा बॉयफ्रेंड होता। मैं अपने पहले चुंबन को उसकी मदद के बदले के रूप में सोचती, यानरान झाओ ने अपने दिल में सोचा। मानना होगा कि औरतें सभी भावुक होती है। एक पल में वो एक पुरुष से नफरत कर सकती है और अगले ही सेकंड में उससे प्यार कर सकती है। जैसा कि कहावत है, औरत का दिल समुद्र जितना गहरा होता है। इसे समझना नामुमकिन है। नौजवान, मेरा हाथ छोड़ो, मध्यम आयु का पुरुष क्रूरता से बोला। कमबख्त, ये नौजवान फिर से उसके लिए मुसीबत पैदा कर रहा था। उसका हाथ यानरान झाओ के चेहरे पर लगने वाला था, लेकिन इस नौजवान ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। मैं क्यों छोड़ूं? अभय ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। उसकी आंखों में ठंडक की चमक उभरी। उसे ये मध्यम आयु का पुरुष बहुत नापसंद था। एक पुरुष एक औरत को कैसे मार सकता है? नौजवान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। अगर तुमने नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। मध्यम आयु के पुरुष ने अभय को क्रूरता से धमकी दी। पा, अभय ने उसकी धमकी सुनकर उसके चेहरे पर एक थप्पड़ जड़ दिया। अभय का थप्पड़ जोरदार और साफ था। मध्यम आयु का पुरुष सन्न रह गया। उसे नहीं लगा था कि ये नौजवान उसे मारने की हिम्मत करेगा। क्या इस नौजवान ने उसके पीछे खड़े दर्जन लोगों को नहीं देखा? नौजवान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। तुम अपनी मौत मांग रहे हो। मध्यम आयु का पुरुष अपने चेहरे को पकड़ते हुए क्रूरता से बोला। पा, अभय ने उसकी गालियां सुनकर फिर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा। इस बार उसकी ताकत और ज्यादा थी। तुरंत पुरुष का एक दांत गिर गया और उसका चेहरा बुन की तरह सूज गया। अभय को इस मध्यम आयु के पुरुष से लंबे समय से नाराजगी थी।
तुम कह रहे हो कि तुम्हारी पत्नी मर गई। ठीक है, तुम अस्पताल के साथ मामला सुलझा सकते थे। तुम एक औरत को क्यों तंग कर रहे थे? चूंकि उसे मध्यम आयु का पुरुष नापसंद था, अभय ने उसे मारते वक्त कोई कसर नहीं छोड़ी। मध्यम आयु के पुरुष को जोरदार पिटाई मिली। भाइयों, जाओ और इसे पीटो। मध्यम आयु का पुरुष अपने पीछे खड़े लोगों से अंधेरे स्वर में बोला। उसे पता था कि वो इस नौजवान से नहीं जीत सकता, लेकिन उसके पीछे 1 दर्जन लोग थे। उसे यकीन नहीं था कि 1 दर्जन लोग इस नौजवान से हार जाएंगे। क्रंच, मरना चाहते हो? अभय ने मध्यम आयु के पुरुष की गर्दन पकड़कर पूछा। अभय ने एक जबरदस्त कातिलाना इरादा छोड़ा, जो सिर्फ उन लोगों में देखा जाता है जिन्होंने हजारों लोगों की हत्या की हो। अभय की बातें सुनकर और इस जबरदस्त कातिलाना इरादे को महसूस करके मध्यम आयु के पुरुष का चेहरा रक्तहीन हो गया और वो डर से कांपने लगा। उसने लगभग अपनी पैंट में पेशाब कर दिया। वो सिर्फ अस्पताल से उगाही करना चाहता था। उसे कभी नहीं लगा था कि उसे अभय जैसे क्रूर आदमी से मुलाकात होगी, जो पलक झपकते उसे मार सकता था। ये उसकी कल्पना से परे था। उसके पीछे खड़े दर्जन लोग भी डर गए। अभय का जबरदस्त कातिलाना इरादा उन्हें बहुत डरावना लगा। उन्होंने कभी इतना मजबूत कातिलाना इरादा नहीं देखा था। तुम्हारी नर्स ने गलत फोर दवा दी और मेरी पत्नी की जान ले ली। क्या तुम मुझे भी मार डालोगे? मध्यम आयु का पुरुष डरते हुए बोला। यानरान झाओ ने जल्दी कहा, तुम उसे नहीं मार सकते, वरना अस्पताल की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। यानरान झाओ ने अभय को घबराहट से देखा। उसकी आंखों में विनती थी। अभय ने भौहें तान ली। उसे पता था कि यानरान झाओ सच बोल रही है। ये मध्यम आयु का पुरुष एक कमीना था जो अस्पताल पर झूठा इल्जाम लगा रहा था। लेकिन अगर वो सबके सामने मर गया तो यानरान झाओ कभी इल्जामों से मुक्त नहीं हो पाएगी। हर कोई यकीन कर लेगा कि उसने गलत फोर दवा दी और पुरुष की पत्नी की जान ली। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कब हुई? अभय ने मध्यम आयु के पुरुष से पूछा। वो अभी अभी मरी, ज्यादा समय नहीं हुआ, मध्यम आयु के पुरुष ने जवाब दिया। ज्यादा समय नहीं हुआ? अभय ने भौहें तान ली, क्योंकि उसे मध्यम आयु के पुरुष की बातों में एक खामी दिखी। अगर उसकी पत्नी की अभी अभी मृत्यु हुई थी तो मध्यम आयु के पुरुष को शोक करना चाहिए। उसे आंसू बहाने चाहिए और अपने परिवार को उसकी पत्नी की मृत्यु की सूचना देनी चाहिए। लेकिन मध्यम आयु का पुरुष न तो शोक कर रहा था और न ही अपने परिवार को अपनी पत्नी की मृत्यु की सूचना दे रहा था। इसके बजाय उसने 1 दर्जन लोगों को इकट्ठा किया ताकि अस्पताल से पैसे उगाही कर सके। यहां कुछ गड़बड़ थी। चलो, मुझे अपनी पत्नी के पास ले चलो, अभय ने कहा। मध्यम आयु के पुरुष की आंखों में घबराहट की चमक उभरी। उसने कहा, वो पहले ही मर चुकी है, देखने को क्या है? अभय ने उसकी आंखों में घबराहट देखी। उसने हल्के से कहा, क्या तुम मुआवजा नहीं चाहते? हमें पहले देखना होगा कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु कैसे हुई। अगर ये वाकई हमारी जिम्मेदारी थी तो हम जाहिर तौर पर तुम्हें बड़ी रकम का मुआवजा देंगे। अभय की बात सुनकर मध्यम आयु के पुरुष की आंखों में खुशी की चमक उभरी। उसने जल्दी कहा, अच्छा, 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 मैं तुम लोगों को अभी ले चलता हूं। मध्यम आयु के पुरुष की आवाज में खुशी थी। उसे पैसे की बात सुनकर खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पत्नी की जिंदगी या मृत्यु मुआवजे की तुलना में मायने नहीं रखती थी। मध्यम आयु का पुरुष अभय, शु झाओ और यानरान झाओ को वीआईपी वार्ड नंबर 8 में ले गया। बेशक इन तीनों के अलावा उनके पीछे कुछ डॉक्टर और आसपास के वार्ड के मरीज भी थे। डॉक्टर यहां मध्यम आयु के पुरुष की पत्नी की मृत्यु कैसे हुई, ये देखने आए थे। मरीज यहां ये देखने आए थे कि मौत का जिम्मेदार कौन है। अगर नर्स यानरान झाओ दोषी थी तो वे अस्पताल में रहने की हिम्मत नहीं करते। अगर मध्यम आयु का पुरुष जिम्मेदार था
तो वे अस्पताल में रहना जारी रख सकते थे। हर कोई अपने हितों की चिंता करता था। मध्यम आयु का पुरुष अस्पताल से पैसे उगाही करने की चिंता में था। यानरान झाओ अपनी प्रतिष्ठा की चिंता में थी, जबकि आसपास के मरीज अपनी जिंदगी और भलाई की चिंता में थे। अभय के लिए वो इस खूबसूरत नर्स की मदद कैसे कर सकता है, इसकी चिंता में था। वीआईपी वार्ड नंबर 8 के अंदर एक मध्यम आयु की औरत बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा रक्तहीन था और उसमें जीवन का कोई निशान नहीं था। उसका शरीर ठंडा हो चुका था। यह दुखद था कि उसके पास कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके परिवार का कोई भी उसे घेरे नहीं था। नहीं कोई उसके लिए आंसू बहा रहा था। कितना दुखद था ये। देखो, ये मेरी पत्नी है। यानरान झाओ की गलत 4 दवा की वजह से वो मर गई। मैंने उसे 4 इन्फ्यूजन देने के बाद वो मर गई। मध्यम आयु का पुरुष अपनी पत्नी की ओर इशारा करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आसपास के डॉक्टर औरत के पास गए और उसकी नब्ज टटोली। उन्हें लगा कि उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। हां, वो मर चुकी है। सभी डॉक्टरों ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। देखा, मैंने झूठ नहीं बोला। ये सब नर्स यानरान झाओ की वजह से हुआ कि मेरी पत्नी मर गई। अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं यानरान झाओ पर मुकदमा करूंगा और उसे जेल भेज दूंगा। मध्यम आयु का पुरुष यानरान को क्रूरता से देखते हुए बोला। अभय से पिटाई खाने के बाद वो गुस्से में था। डॉक्टरों ने उसकी पत्नी की मृत्यु की पुष्टि करने के बाद उसे फिर से आत्मविश्वास मिला, तो उसने फिर से यानरान झाओ को धमकी देनी शुरू कर दी। मुझ पर मुकदमा? मुझे जेल भेजेगा? यानरान झाओ तुरंत रक्तहीन हो गई। वो मध्यम आयु के पुरुष की बातों से डर गई थी। अगर उसने उसे मुकदमा करके जेल भेज दिया तो वो बर्बाद हो जाएगी। एक औरत की प्रतिष्ठा जेल जाने से बर्बाद हो जाती है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। मध्यम आयु के पुरुष ने यानरान झाओ का डर भांप लिया और जोर से बोला, अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम पर मुकदमा करूं तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन युआन देने होंगे। 10 मिलियन युआन? तुम बैंक क्यों नहीं लूट लेते? यानरान झाओ की आंखों में गुस्सा उभरा। न सिर्फ यानरान झाओ गुस्से में थी, डायरेक्टर शू और डॉक्टर भी गुस्से में थे। यह साफ था कि मध्यम आयु का पुरुष 10 मिलियन युआन की मांग करके अस्पताल से उगाही करने आया था। यानरान झाओ गुस्से में थी, लेकिन औरत का शरीर बिस्तर पर था। भले वो गुस्से में थी, वो कुछ नहीं कर सकती थी। क्या उसे 10 मिलियन युआन देने होंगे? उसके पास इतना पैसा नहीं था। लेकिन अगर उसने उसे पैसे नहीं दिए तो मध्यम आयु का पुरुष उसे जेल भेज देगा। किसने कहा कि वो मर चुकी है? अभय ने अचानक बिस्तर पर पड़ी औरत की ओर इशारा करते हुए कहा। किसने कहा कि वो मर चुकी है? अभय ने जोर से बोला, जिससे सभी ने उसकी बात सुनी। हर कोई हैरानी भरी नजरों से अभय की ओर देखने लगा। क्या ये लड़का पागल है या अंधा है? सबके लिए साफ था कि बिस्तर पर पड़ी औरत स्पष्ट रूप से मर चुकी थी। वो कैसे कह सकता है कि वो मरी नहीं है? कमीने, मेरी पत्नी स्पष्ट रूप से मर चुकी है। तुमने क्यों कहा कि वो जिंदा है? मध्यम आयु का पुरुष जोर से बोला। किसी ने, जिसमें डॉक्टर भी शामिल थे, मध्यम आयु के पुरुष की बात का विरोध नहीं किया। डॉक्टरों ने औरत की जांच की थी और पाया था कि उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। चूंकि उसकी नब्ज नहीं थी, वो जरूर मर चुकी थी। ये चिकित्सा में स्थापित तथ्य था। वो आदमी कैसे कह सकता है कि औरत मरी नहीं है? आसपास के डॉक्टर और लोग अभय की बातों पर संदेह करने लगे। सबके लिए साफ था कि मध्यम आयु की औरत मर चुकी थी। क्या सब अंधे थे? मैंने कहा कि वो मरी नहीं है, तो वो जिंदा है। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ गर्व से कहा। उसने अपनी चिकित्सा की नजर से औरत की जांच की और पाया कि उसमें अभी भी जीवन की एक हल्की सी उम्मीद थी। वो वास्तव में अभी मरी नहीं थी। सामान्य लोग सोच सकते हैं कि जब किसी का दिल धड़कना बंद कर दे तो वो मर गया, लेकिन एक व्यक्ति तब वास्तव में मरता है जब उसकी नब्ज न चले और उसमें जीवन की सांस न हो।
अगर किसी में अभी भी जीवन की सांस है तो वो वास्तव में मरा नहीं है। अगर उसमें अभी भी जीवन की हल्की सी चमक है तो वो मरा नहीं है। उदाहरण के तौर पर कुछ लोग मर चुके होते हैं और शायद उनके ताबूत में भी होते हैं, लेकिन वो अचानक जाग सकते हैं और पुनर्जनन हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे वास्तव में मरे नहीं थे। उनमें अभी भी जीवन की हल्की सी चमक थी। वे सिर्फ छद्ममृत अवस्था में थे। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर मध्यम आयु की औरत की ओर बढ़ा। उसने उसकी नब्ज टटोलने के लिए हाथ बढ़ाया। अभय की हरकत देखकर मध्यम आयु के पुरुष का चेहरा बदल गया। उसने गुस्से से कहा, रुको, मेरी पत्नी पहले ही मर चुकी है। क्या तुम अभी भी उसके शरीर को परेशान करना चाहते हो? मैं फिर से कहता हूं, वो मरी नहीं है। मैं उसे बचा सकता हूं। अभय ने आत्मविश्वास के साथ हल्के से कहा। अगर इस औरत की मृत्यु को 1 दिन या 12 घंटे से ज्यादा हो गए होते तो अभय की चिकित्सा कला चाहे कितनी भी मजबूत हो, वो उसे नहीं बचा सकता था। लेकिन उसकी मृत्यु अभी अभी हुई थी। उसके शरीर में अभी भी जीवन की हल्की सी चमक थी। अभी भी उम्मीद थी कि वो उसे बचा सकता था। हां, उसे बचाने की उम्मीद थी। अभय के अलावा कोई और ये नहीं कर सकता था। इसके अलावा अभय ने पाया कि औरत की गर्दन पर चोट के निशान थे, जो ध्यान से न देखने पर आसानी से नहीं दिखते। उसे पता था कि अगर मरीज को फौ दिया गया हो तो चोट के निशान हो सकते हैं, लेकिन फौ सुई को किसी की गर्दन पर नहीं चुभाया जाता। औरत की गर्दन पर चोट के निशान किसी के गला घोंटने से लग रहे थे। अभय को पहले से ही औरत की मृत्यु के कारण पर संदेह होने लगा था। उसे मध्यम आयु के पुरुष पर भी शक था। एक सामान्य पुरुष अपनी पत्नी की मृत्यु पर तबाह हो जाता, लेकिन मध्यम आयु का पुरुष एक भी आंसू नहीं बहा रहा था। वो सिर्फ पैसे उगाही करने की चिंता में था। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। भाई, मेरी पत्नी के शरीर को परेशान मत करो, मध्यम आयु का पुरुष जोर से बोला और उसने अभय का रास्ता रोका। आसपास के लोग अभय को उलझन भरी नजरों से देखने लगे। उन्हें भी लग रहा था कि मरे हुए व्यक्ति के शव को छूना अपमानजनक है। व्यक्ति पहले ही मर चुका है, लेकिन तुम फिर भी उसके शरीर को छू रहे हो। ये अपमान का एक रूप था। मध्यम आयु के पुरुष की हरकतों को देखकर अभय को अपने संदेह की पुष्टि हो गई। एक सामान्य व्यक्ति को यह सुनकर खुशी होती कि उसकी पत्नी को बचाया जा सकता है। वो चाहे जो हो, कोशिश करने को तैयार होता। लेकिन मध्यम आयु का पुरुष उसे अपनी पत्नी को बचाने से रोक रहा था। उसके शब्द धर्मी और ईमानदार लग रहे थे, लेकिन औरत अभी मरी नहीं थी। अगर वो मर चुकी होती तो अभय उसे नहीं छूता। तुम मुझे अपनी पत्नी को बचाने से मना कर रहे हो, क्या इसलिए कि तुम्हें अपराधबोध है? अभय ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अपराधबोध? मध्यम आयु के पुरुष के चेहरे पर घबराहट की चमक उभरी। उसने कहा, मुझे अपराधबोध क्यों होगा? मैंने क्या किया? सचमुच? फिर तुम मुझे अपनी पत्नी को बचाने से क्यों रोक रहे हो? मेरी पत्नी मर चुकी है। मैं नहीं चाहता कि तुम उसके शरीर को परेशान करो। मैंने पहले ही कहा कि वो जिंदा है। ऐसा करते हैं, अगर मैं उसे बचा नहीं पाया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन युआन दूंगा। ये उसके शरीर को छूने का मुआवजा होगा। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसे पहले से पता था कि मध्यम आयु का पुरुष पैसा चाहता है। वो उसके प्रस्ताव को ठुकराने वाला नहीं था। जैसी उम्मीद थी, 10 मिलियन युआन सुनकर मध्यम आयु के पुरुष की आंखें खुशी से चमक उठीं। मध्यम आयु का पुरुष बता सकता था कि उसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन ये नौजवान जोर दे रहा था कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है। मध्यम आयु के पुरुष को लगा कि उसकी बातें पूरी तरह बकवास है। भले अभय उसकी पत्नी को बचा ले, वो एक मरे हुए व्यक्ति को कैसे जीवित कर सकता था? इसके अलावा नौजवान ने वादा किया था कि अगर वो असफल रहा तो उसे 10 मिलियन युआन देगा। मध्यम आयु का पुरुष उसकी बात सुनकर स्वाभाविक रूप से खुश था। ठीक है,
मैं तुम्हें उसे बचाने की इजाजत देता हूं, लेकिन तुम्हें अपने शब्द याद रखने होंगे। अगर तुम उसे नहीं बचा पाए तो तुम्हें मुझे 10 मिलियन युआन देने होंगे। पुरुष ने उत्साह से कहा। उसका लहजा उत्साह से भरा था। ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी पत्नी अभी मरी हो। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे उसने लॉटरी जीत ली हो। अभय ने सिर हिलाया और कहा, निश्चिंत रहो। अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो मैं तुम्हें 10 मिलियन युआन मुआवजे के तौर पर दूंगा। यानरान झाओ ने अभय को आभार भरी नजरों से देखा। उसे पता था कि अभय उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा है। अभय बिस्तर के पास गया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। उसने अपनी उंगलियां औरत की कलाई पर रखी। वो उसकी नब्ज देख रहा था कि क्या अभी भी नब्ज है। जैसी उम्मीद थी उसमें अभी भी नब्ज थी। अभय के चेहरे पर खुशी की चमक उभरी। उसने पाया कि औरत की नब्ज अभी भी धड़क रही थी। इस खोज ने उसे खुश कर दिया। जब तक औरत की नब्ज चल रही थी उसके शरीर में अभी भी जीवन की हल्की सी चमक थी। अभी भी उम्मीद थी कि वो उसे बचा सकता था। अभय ने अपनी 9 चांदी की सुइयां निकाली और उन्हें 9 विशेष प्रेशर पॉइंट्स में चुभाया। सुइयां प्रेशर पॉइंट्स में डालने पर हल्के से कंपन करने लगी। उसकी त्वचा भी कांपने लगी। इसे 9 गॉड फेड सुइया कहा जाता था। अभय शायद ही इस तकनीक का इस्तेमाल करता था। वो इसे सिर्फ तब इस्तेमाल करता था जब वो किसी को बचाने की कोशिश करता था। 30 मिनट बाद अभय ने अपने माथे का पसीना पोंछा और औरत के शरीर से 9 सुइयां निकाली। आसपास के लोगों की हैरानी भरी नजरों के बीच औरत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। जब मध्यम आयु की औरत ने अपनी आंखें खोली तो सभी सन्न रह गए। मृत्यु से पुनर्जनन? क्या वो मृत्यु से जीवित हो गई? उन्होंने डॉक्टरों के मरे हुओं को जीवित करने की बात सुनी थी, लेकिन हर कोई इसे एक किंवदंती मानता था। आखिर किसी ने भी पुनर्जनन को अपनी आंखों से नहीं देखा था। उन्हें नहीं लगा था कि आज वे इस कृत्य को देखेंगे। एक मृत व्यक्ति उनकी आंखों के सामने जीवित हो गया। इस नौजवान की चिकित्सा कला कितनी मजबूत थी। इस पल हर कोई अभय को विस्मय और हैरानी भरी नजरों से देख रहा था। इस नौजवान की चिकित्सा कला इतनी शक्तिशाली थी। वो शायद उनकी किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता था। अभी कुछ देर पहले वे उसकी कला पर संदेह कर रहे थे और आसपास के लोग अब अभय की कला पर संदेह करने का पछतावा कर रहे थे। उन्हें मध्यम आयु के पुरुष की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। अभय के पास उनके विचारों की परवाह करने का समय नहीं था। उसने बिस्तर पर पड़ी मध्यम आयु की औरत से पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मध्यम आयु की औरत ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। आसपास के लोगों की चर्चाओं से उसे पता चला कि इस नौजवान ने उसे बचाया था। अगर ये नौजवान न होता तो वो मर चुकी होती। उसे अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना था। अभय ने उसका हाथ हिलाकर कहा, इसकी चिंता मत करो। लोगों की मदद करना मेरा काम है। तुम मरी कैसे? क्या गलतफोर दवा की वजह से? अभय को औरत की मृत्यु के कारण पर बहुत संदेह था। मध्यम आयु की औरत ने सिर हिलाया और मध्यम आयु के पुरुष की ओर इशारा करते हुए गुस्से से कहा, मैं फोर दवा की वजह से नहीं मरी। मुझे उसने गला घोंटकर मार डाला। क्या? मध्यम आयु के पुरुष ने गला घोंटकर मार डाला? आसपास के लोग अविश्वास में थे। मध्यम आयु का पुरुष बिस्तर पर पड़ी औरत का पति था। वो उसे गला घोंटकर कैसे मार सकता था? एक पुरुष को अपनी पत्नी को गला घोंटकर मारने के लिए कितना क्रूर होना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसने अस्पताल की नर्स पर गलतफोर दवा देने का इल्जाम लगाया। ये पुरुष वाकई क्रूर था। इस पल हर कोई मध्यम आयु के पुरुष की हरकतों से हैरान था। मध्यम आयु के पुरुष का चेहरा बदल गया जब उसने देखा कि मध्यम आयु की औरत जाग गई है। उसे कभी नहीं लगा था कि अभय इस औरत को बचा पाएगा। उसे यकीन था कि उसने औरत को गला घोंटकर मार डाला था। स्वूश! मध्यम आयु का पुरुष पलटकर भागने लगा।
उसी पल अभय ने हिलकर उसका रास्ता रोका। उसने ठंडे स्वर में पूछा, तुम कहां जा रहे हो? हट जाओ, मध्यम आयु का पुरुष गुस्से से बोला। उसने अभय को एक तरफ धकेलने की कोशिश की ताकि वो भाग सके। बूम! अभय ने मध्यम आयु के पुरुष को जमीन पर लात मार दी। उसे मध्यम आयु के पुरुष के अमानवीय व्यवहार पर बहुत गुस्सा था, इसलिए उसने अपनी ताकत पर काबू नहीं रखा और पुरुष की टांग की सारी हड्डियां तोड़ दी। मध्यम आयु का पुरुष दर्द से जमीन पर कराहने लगा। वो तुम्हारा पति है, उसने तुम्हें क्यों मारना चाहा? अभय ने बिस्तर पर पड़ी औरत से पूछा। औरत की आंखें नफरत से भरी थी। उसने कहा, उसने जुए में 10 मिलियन युआन से ज्यादा हार लिया। अगर वो अपना कर्ज नहीं चुकाता तो उसे मार दिया जाएगा। अपनी जान के लिए उसने मुझे गला घोंट दिया ताकि वो अस्पताल से मुआवजा लेकर कर्ज चुका सके। आसपास के लोग तुरंत समझ गए, जो लोग जुए में लिप्त होते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती। जब वे कर्ज जमा कर लेते हैं तो वे पैसे हासिल करने के हर तरह के तरीके ढूंढते हैं। कुछ चोरी करने की कोशिश करते हैं, कुछ डकैती की योजना बनाते हैं, लेकिन इस पुरुष ने तो अपनी पत्नी को मारने की सोची ताकि वो अस्पताल से पैसे उगाही कर सके। मानना होगा कि मध्यम आयु के पुरुष की हरकतें वाकई क्रूर थी। वो अपनी पत्नी को भी मारने को तैयार था। औरत ने गुस्से से कहा, मैं अंधी थी, मैंने तुमसे शादी कैसे कर ली? तुम न सिर्फ रखेल रखते हो, तुमने मेरे सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। तुमने मुझे कर्ज चुकाने के लिए मारने की कोशिश की। मध्यम आयु की औरत जोर से बोली। आसपास के सभी लोग उसकी बातों से जान गए कि मध्यम आयु का पुरुष एक जुआरी कमीना था, जिसकी रखेल थी और उसने अपनी पत्नी को मारने की कोशिश की। कमबख्त, मैंने लगभग इस कमीने पर यकीन कर लिया और नर्स यानरान झाओ पर गलत इल्जाम लगा दिया। हां, मैं भी गलत था। शुक्र है अभय ने मध्यम आयु की औरत को बचा लिया, वरना हम सब इस पुरुष के धोखे में आ जाते। चलो इस कमीने को पीटते हैं, इसने हमें धोखा देने की हिम्मत कैसे की? आसपास के लोग मध्यम आयु के पुरुष की ओर मुक्के लहराने लगे। वे गुस्से में थे कि इस कमीने ने इतना अमानवीय काम किया। उन्हें अपराध बोध भी था कि वे लगभग इसके धोखे में आ गए थे। आह आह आह! मध्यम आयु का पुरुष दर्द से कराहने लगा जब उसके शरीर पर मुक्के और लातें पड़ने लगी। उसके चेहरे पर चोट के निशान थे और वो खून से लथपथ था। शू झाओ ने जल्दी से आसपास के लोगों की हरकतों को रोका जब उसने देखा कि पुरुष मौत के कगार पर है। ये अस्पताल था। अगर कोई यहां पीट पीट कर मर गया तो ये अस्पताल की प्रतिष्ठा के लिए झटका होता। पिटाई पहले ही मध्यम आयु के पुरुष के लिए सजा थी। मध्यम आयु के पुरुष की हरकतें एक अपराध थी। शू झाओ ने पुलिस को बुलाया। जल्द ही कुछ पुलिस अधिकारी मध्यम आयु के पुरुष को ले गए। उसे कानून की सजा का सामना करना पड़ेगा। अच्छा काम हमेशा पुरस्कृत होता है, बुरा काम आखिरकार सजा पाता है। मध्यम आयु के पुरुष को अपनी हरकतों की सजा भुगतनी होगी। उसे जेल में डाला जाएगा। ताली ताली ताली! आसपास के लोग अभय की हरकतों के लिए तालियां बजाने लगे। अभय ने अपनी चिकित्सा कला और व्यक्तिगत आकर्षण से उन्हें जीत लिया था। एक अच्छा इंसान हमेशा सम्मानित होता है। अभय ने हल्के से मुस्कुराकर वार्ड छोड़ दिया। उसे अभी भी शालिनी के लिए 4 दवा लेनी थी। मध्यम आयु के पुरुष ने पहले ही उसका समय बर्बाद कर दिया था। नर्स स्टेशन पर यानरान झाओ ने अभय को आभार भरी नजरों से देखा। बिग ब्रदर सिंह, धन्यवाद। अगर तुम न होते तो मैं मुसीबत में पड़ जाती, यानरान झाओ ने कहा। उसका चेहरा लाल हो गया था। कोई बात नहीं, तुमने भी मेरी बहुत मदद की है। हम दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना मेरा कर्तव्य है, अभय ने मुस्कुराकर कहा। दोस्त? किसी कारण से यानरान झाओ उसकी बात सुनकर खुश थी। चुम्मा ठीक जब अभय जाने वाला था, यानरान झाओ ने अचानक उसके गाल पर चुंबन दे दिया। क्या? खूबसूरत नर्स ने मुझे चूमा?
अभय ने अपने गाल को छुआ और अपने दिल में सोचा, क्या वो मुझसे प्यार करने लगी है? उसने मुझे क्यों चूमा? सच कहें, यानरान झाओ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। अभय ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था। उसने यानरान झाओ और अस्पताल की प्रतिष्ठा बचाई थी। यानरान झाओ को नहीं पता था कि अभय का एहसान कैसे चुकाना है, तो उसने उसे अपनी शुक्रिया जाहिर करने के लिए एक चुंबन दे दिया। अभय शालिनी गुप्ता के वार्ड में 4 दवा ले आया। यानरान झाओ उसके पीछे पीछे आई। उसका चेहरा लाल था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। नर्स झाओ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? शालिनी ने पूछा। यानरान झाओ का चेहरा सेब की तरह लाल था। उसे साफ याद था कि जब यानरान झाओ गई थी तब उसका चेहरा सामान्य था। अब ये इतना लाल क्यों हो गया? यानरान झाओ ने सिर हिलाया और अजीब ढंग से कहा, कुछ नहीं, शायद इसलिए कि मैंने कम पानी पिया। शालिनी निरुत्तर थी। मैं बहुत पढ़ी लिखी नहीं हूं। मुझसे झूठ मत बोलो। कम पानी पीने से चेहरा लाल कैसे हो सकता है? लेकिन वो मरीज थी और उसे 4 दवा देने के लिए यानरान झाओ की मदद चाहिए थी। इसलिए उसने सवालों को आगे नहीं बढ़ाया। लो, मैं तुम्हें 4 लगाती हूं। यानरान झाओ ने हल्के से मुस्कुराकर शालिनी का हाथ पकड़ा। उसने पहले उसके हाथ के पीछे को अल्कोहल वाइप से साफ किया। फिर उसने रबर बैंड से उसकी कोहनी को कसकर बांधा। हरी नसें तुरंत उभर आई। यानरान झाओ बहुत कुशल नर्स थी। उसने सुई पकड़ी और शालिनी की नस में चुभाई। फिर उसने इसे बैंडेड से ढक दिया। उसने शालिनी को कुछ सावधानियां बताईं और फिर वार्ड से चली गई। तुम्हें अब कैसा लग रहा है? अभय ने चिंता से पूछा। शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, हां, मुझे बहुत बेहतर लग रहा है। शालिनी एक वर्कहॉलिक थी। भले वो बीमार थी, उसने फिर भी अभय से कंपनी के दस्तावेज लाने और उसके लिए दस्तावेज तैयार करने को कहा। वो कंपनी के कामकाज को संभालना चाहती थी। अभय शुरू में असहमत था, लेकिन उसकी मांगों को मानना पड़ा। सच कहें, शालिनी इतनी व्यस्त नहीं थी, लेकिन शालिनी हिम शिखर कॉरपोरेशन की सीईओ थी। कंपनी उस पर निर्भर थी। कई मामलों पर उसके हस्ताक्षर और मंजूरी की जरूरत थी। इसके अलावा शादी और कार दुर्घटना की वजह से शालिनी पहले से ही काम में पीछे थी। अगर मामले ठीक से नहीं निपटाए गए तो कंपनी की आय प्रभावित होती। पत्नी, मेरे पास बहुत पैसा है, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभय ने शालिनी को गंभीरता से काम करते देख कहा। अभय के पास बहुत पैसा था। उसने नवद्वीप के परिवारों से दसियों अरब युआन इकट्ठा किए थे। ये पैसा उनके खर्च के लिए काफी था। शालिनी ने सिर हिलाया और कहा, भले तुम्हारे पास दसियों अरब युआन हो, मुझे फिर भी काम करना है। हिम शिखर कॉरपोरेशन मेरे दादाजी का तोहफा है। मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि मैं कंपनी को इतना विस्तार दूंगी कि वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बने। दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना मेरा सपना है। दुनिया में नंबर 1, दुनिया की सबसे अमीर औरत। अभय शालिनी के सपने से सन्न रह गया। उसे कभी नहीं लगा था कि शालिनी का इतना बड़ा सपना होगा। हां, हिम शिखर कॉरपोरेशन उसके दादाजी का तोहफा था। वो अपने दादाजी से किए वादे को पूरा करने की पूरी कोशिश करती। प्रिया, तुम्हारा सपना क्या है? शालिनी ने आकर्षक मुस्कान के साथ पूछा। सच कहें, भले वे इतने समय से शादीशुदा थे, दोनों को दिल से दिल तक बात करने के ज्यादा मौके नहीं मिले थे। उसे अभय के पिछले अनुभवों या उसके सपनों के बारे में नहीं पता था। मेरा सपना क्या है? अभय ने भौहें तान ली और गहरे सोच में पड़ गया। सपना एक ऐसा शब्द था जो बड़ा या छोटा हो सकता था। यह कुछ ऐसा था जो लोगों को इसके लिए काम करने के लिए प्रेरित करता था। लेकिन यह ऐसा नहीं था कि हर कोई इसे बहुत मेहनत करने पर भी हासिल कर ले। शालिनी का एक बड़ा सपना था। मेरे बारे में क्या? अभय को अचानक आश्चर्य हुआ। उसका सपना क्या था? हर किसी का एक सपना होता है,
जब वो किंडरगार्टन में था, उसका सपना वैज्ञानिक बनना था। फिर उसके माता पिता गायब हो गए। उसका सपना अपने माता पिता को ढूंढना बन गया। उसके गुरु उसे वोल्फ कॉन्टिनेंट ले गए। वोल्फ कॉन्टिनेंट पर उसका सपना जीवित रहना था। हाँ, अनगिनत मृत लोगों की इस जगह में जीवित रहना। धीरे धीरे जब अभय ने अपनी चिकित्सा और युद्ध कला में महारत हासिल कर ली, उसका सपना लोगों को बचाना और मारना बन गया। ये एक विरोधाभासी सपना लगता था, लेकिन ऐसा नहीं था। वो लोगों को बचा सकता था क्योंकि वो डॉक्टर था। वो लोगों को मारता था क्योंकि वो वोल्फ किंग था। अभय को अचानक याद आया कि जिस रात उसके पिता गायब हुए थे, उससे पहले उसके पिता ने उससे पूछा था, अभय, तेरा सपना क्या है? अभय ने अपने पिता को जवाब दिया था, पिताजी, मेरा सपना मार्शल आर्ट्स का किंग बनना है। मैं अजय बनूंगा। मेरा दूसरा सपना डॉक्टर बनना और दुनिया के सारे बीमार लोगों को बचाना है। उसके पिता ने उससे कहा था, अभय, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम अपने सपने हासिल कर लोगे। उसके पिता के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। दुख की बात थी कि उसके पिता गायब हो गए और अब उसकी बातें कभी नहीं सुन सकते थे। अभय ने अपने पिता से किए वादे के बारे में सोचा और अपने आप से कहा, मैं तुमसे किया वादा पूरा करूंगा। मैं दुनिया का नंबर 1 फाइटर और सबसे अच्छा डॉक्टर बनूंगा। इस पल अभय को अपनी प्रेरणा और लक्ष्य मिल गया। वो भविष्य में इस लक्ष्य के लिए काम करेगा। शालिनी ने फोर लेते हुए कंपनी के मामलों पर काम किया। अभय उसके पास उसका साथ दे रहा था। जब फोर दवा खत्म हो जाती तो वो नर्स को बुलाता। जब खाने का समय होता तो वो उसके लिए खाना खरीदने जाता। अभय शालिनी का निजी हाउसकीपर बन गया था। वो उसकी हर चीज में मदद करता था। शाओयमू अपनी बेटी को देखने आई। जब उसने देखा कि अभय शालिनी का माथा तौलिया से साफ कर रहा है, तो उसने कहा, अभय, ये काम नर्स के लिए छोड़ दो, थोड़ा आराम कर लो। सासू मां, कोई बात नहीं, शालिनी की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, अभय ने मुस्कुराकर कहा। उसने नर्स को शालिनी का शरीर साफ करने के लिए नहीं बुलाया। उसने खुद ये किया। अभय की शालिनी के प्रति भावनाएं बहुत जटिल थी। वो उसे पसंद करता था, उससे प्यार करता था, लेकिन उसके प्रति अपराध बोध भी महसूस करता था। अभय ने उसके शरीर को धीरे से रगड़ा और जल्द ही सारा पानी इस्तेमाल कर लिया। सासू मां, क्या आप यहां रुक सकती हैं? मैं शालिनी के लिए उसके पैर धोने का पानी लाता हूं, अभय ने वार्ड से निकलने से पहले कहा। शालिनी चोट की वजह से झुक नहीं सकती थी। उसे अपने पैर धोने के लिए किसी की मदद चाहिए थी। अभय अभी शालिनी के पैर धोना चाहता था, लेकिन वार्ड में कोई और नहीं था। वो शालिनी को वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। अब जब उसकी सासू मां यहां थी, वो पानी का बेसिन लेने जा सकता था। शाओयमू ने अभय की दूर जाती आकृति को देखा और शालिनी से कहा, बेटी, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी शादी ऐसे पुरुष से हुई। मैं तुम्हारे पिता से सालों से शादीशुदा हूं, लेकिन उसने मेरे लिए कभी पैर नहीं धोए। शाओयमू को अपनी बेटी से थोड़ी जलन भी हो रही थी। शाओयमू और उनके पति को ज्यादा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा, न ही उनकी शादी में कार दुर्घटना हुई। लेकिन वे बहुत करीब नहीं थे। शीलिन कभी उसे खाना नहीं खिलाते या उसके पैर धोने में मदद नहीं करते थे। अभय शालिनी के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था कि शालिनी की मां को भी जलन हो रही थी। मां, मुझे पता है कि अभय मेरे साथ बहुत अच्छा है, शालिनी गुप्ता ने मधुरता से मुस्कुराते हुए कहा। उसे अपनी मां के शब्दों में जलन का एहसास हुआ, लेकिन उसे वाकई लगता था कि वो अभय से शादी करके बहुत भाग्यशाली है। हर पुरुष अपनी पत्नी के पैर नहीं धोता। कम से कम उसने कभी किसी को अपनी पत्नी के पैर धोते नहीं सुना। दरअसल शालिनी नहीं चाहती थी कि अभय उसके पैर धोए। अगर दूसरे लोग सुनते कि एक पुरुष अपनी पत्नी के पैर धोता है तो ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभय ने उसके लिए ऐसा करने पर जोर दिया। अभय के लिए शालिनी के पैर धोना बिल्कुल ठीक था। वो उसकी पत्नी थी
तो अगर वो अपनी पत्नी के लिए ऐसा नहीं करता तो और किसके लिए करता? शालिनी, तुम अभय के साथ कब बच्चा पैदा करने वाली हो? शाओयुन ने पूछा। शाओयुन जानती थी कि एक पुरुष का दिल पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके साथ बच्चा पैदा करना। जैसे वो और शीलिन, अगर उनकी शानदार बेटी शालिनी न होती तो शायद उनका तलाक हो गया होता। क्योंकि उनकी बेटी थी और उनकी बेटी की शादी अभय से हुई, शीलिन ने उसके साथ रहना चुना बजाय तलाक देने के। शालिनी का खूबसूरत चेहरा लाल हो गया। उसकी मां के शब्दों ने उसे शर्मिंदा कर दिया। मां, मैंने अभय के साथ नुप्शल चैम्बर में प्रवेश नहीं किया और प्यार नहीं किया। हम बच्चा कैसे पैदा कर सकते हैं? क्या तुमने अभी तक प्यार नहीं किया? शाओयुन हैरान थी और उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी ने अपने दामाद के साथ नुप्शल चैम्बर में प्रवेश नहीं किया था। ये क्या बात है? उन्होंने शादी का प्रमाण पत्र बहुत समय पहले ले लिया था, फिर भी उन्होंने प्यार क्यों नहीं किया? एक पुरुष का औरत से शादी करने का मुख्य कारण सेक्स करना और भविष्य की पीढ़ी के लिए बच्चे पैदा करना होता है। जब उसकी बेटी ने बताया कि उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया तो शाओयुन पूरी तरह हैरान थी। जब उसने अतीत में शी लिन से शादी की थी तो जिस रात उन्हें शादी का प्रमाण पत्र मिला उसी रात उन्होंने नुप्शल चैम्बर में प्रवेश किया और तुरंत सेक्स किया। शी ने पूरी रात गधे की तरह मेहनत की थी। उस समय शी की ताकत के बारे में सोचकर शाओयुन का चेहरा लाल हो गया। पहले की तुलना में शी अब एक बूढ़े बैल की तरह था, जिसमें ज्यादा ऊर्जा और ताकत नहीं बची थी। ओ माय गॉड! जुबान फिसल गई। शालिनी को पछतावा हुआ कि उसने बिना सोचे बोल दिया और रहस्य खोल दिया। उसका चेहरा रंग बदल गया। सौभाग्य से सामने उसकी मां थी। अगर कोई और होता तो परिणाम बुरा होता। एक औरत जो शादीशुदा हो और अपने पुरुष के साथ नुप्शल चैम्बर में प्रवेश न करे और सेक्स न करे, इससे औरत की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान होता, साथ ही पुरुष की प्रतिष्ठा को भी। शालिनी कोई बहाना ढूंढकर समझाना चाहती थी, लेकिन उसकी मां के अगले शब्दों ने उसे और हैरान और पछतावे में डाल दिया। शालिनी, तुमने अभय के साथ सेक्स कैसे नहीं किया? मां को दोष मत देना कि मैं तुमसे ये कह रही हूं। अभय जैसा अच्छा पुरुष दुर्लभ है। अगर तुम उसके साथ प्यार नहीं करना चाहती तो कई औरतें उसके साथ सेक्स करने को तैयार होंगी। जब बहुत देर हो जाएगी तो तुम्हें पछताने और रोने की जगह नहीं मिलेगी। शाओयुन ने शालिनी को असंतुष्ट नजरों से देखते हुए धीमी आवाज में कहा। शालिनी की मां के रूप में शाओयुन स्वाभाविक रूप से उसके लिए आगे सोचती थी। वो एक समझदार मां थी। चूंकि उसकी बेटी ने कुछ गलत किया, उसे उसकी आलोचना करनी थी बजाय उसका पक्ष लेने के। इसके अलावा शाओयुन की आलोचना शालिनी के भले के लिए थी और सिर्फ वही लोग जो वाकई उसकी परवाह करते थे उसकी आलोचना कर सकते थे। बाकी तो आलोचना करने में भी उदासीन महसूस करते। शालिनी का दिल अचानक चौंक गया। उसे लगा कि उसकी मां ने जो कहा वो बहुत सही था। अभय के पास बहुत अच्छी मार्शल आर्ट्स और चिकित्सा कला थी। वो बहुत सुंदर और आकर्षक भी था। अगर वो एक सामान्य पुरुष होता तो उसके दिमाग में जरूर ऐसी सोच होती। अगर उसने उसके साथ सेक्स नहीं किया तो वो शायद दूसरी औरतों की ओर मुड़ सकता था। अगर वो दूसरी औरतों को ढूंढने गया तो ये सब उसकी गलती होगी। शालिनी अचानक प्रबुद्ध हो गई। उसने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती, कि उसने अभय के साथ प्यार नहीं किया। उसने दूसरी औरतों को अभय के करीब आने और उसके साथ सेक्स करने का मौका दे दिया। शालिनी को बहुत पछतावा हुआ, साथ ही वो किसी तरह चिंतित भी थी। उसे उम्मीद थी कि दूसरी औरतें अभय के आकर्षण से आकर्षित नहीं होंगी और उसके साथ सेक्स नहीं करेंगी, वरना उसे बहुत पछतावा होगा। अभय की पत्नी के रूप में उसने अपने पति के साथ सेक्स नहीं किया और दूसरी औरतों को उसके साथ सेक्स करने दिया। ये कैसी बात थी? थोड़ी देर बाद अभय पैर धोने का पानी लेकर आया। उसने शालिनी का चेहरा पछतावे से भरा देखा और उससे पूछा,
शालिनी, क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज किया? उसे साफ याद था कि जब वो पानी लेने गया था तब वो बहुत खुश थी और उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन जब वो वापस आया तो वो बहुत पछताई हुई दिख रही थी। क्या हुआ था? शालिनी ने अभय को वापस देखा। उसने अपने पछतावे भरे दिल को दबाया और उससे कहा, प्रिय, मैं तुम्हारे साथ प्यार करना चाहती हूं। क्या? मेरे साथ प्यार करना? अभय उत्साहित हो गया और लगभग बहक गया। ये निश्चित रूप से दिन भर में सुनी गई सबसे अच्छी खबर थी। उसने शालिनी से शादी करने का कारण नुप्शल चैम्बर में प्रवेश करना और उसके साथ प्यार करना था। शालिनी ने पहले उसके साथ नुप्शल चैम्बर में प्रवेश करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे पुरुषों से घृणा थी। हर रात उसे अकेले ही सोना पड़ता था। हर दिन एक खूबसूरती को देखना और उसके साथ प्यार न कर पाना उसके लिए कितना दर्दनाक था। दरअसल अभय पहले उसके साथ ऐसा करना चाहता था, लेकिन शालिनी ने मना कर दिया था, क्योंकि वो एक गर्वीली हिम देवी थी। लेकिन अब उसने खुद पहल करके उसे चैम्बर में प्रवेश करने और प्यार करने को कहा, जिससे वो बहुत खुश हो गया। लेकिन अभय की खुशी तब गायब हो गई जब उसने शालिनी के घायल शरीर को देखा। शालिनी अभी घायल थी। इस ट्रैफिक दुर्घटना से हुई चोटें बहुत गंभीर थी और कई हड्डियां टूट गई थी। सौभाग्य से अभय ने शुरू में अपने सार और खून से उसकी जान बचाई थी। अभय के सार और खून की वजह से शालिनी सामान्य से तेजी से ठीक हो रही थी। भले सार और खून का प्रभाव बढ़ा था, फिर भी शालिनी के शरीर को पूरी तरह ठीक होने में लगभग 1 महीने की जरूरत थी। हालांकि अभय अभी तुरंत शालिनी के साथ नुप्शल चैम्बर में प्रवेश करना और सैकड़ों बार प्यार करना चाहता था। हां, सैकड़ों बार। लेकिन वो सिर्फ धैर्यपूर्वक तब तक इंतजार कर सकता था जब तक शालिनी अपनी चोट से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती। पत्नी, जब तुम अपनी चोट से पूरी तरह ठीक हो जाओगी, मैं तुम्हारे लिए एक विश्व स्तरीय शादी आयोजित करूंगा। फिर हम नुप्शल चैम्बर में प्रवेश करेंगे और मैं उस समय तुम्हारे साथ प्यार करूंगा। शालिनी का हाथ पकड़कर अभय मुस्कुराया और उसे कोमल भावनाओं भरी नजरों से देखा। उसने वादा किया था कि वो शालिनी को एक विश्व स्तरीय शादी देगा और बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों को उनकी शादी में बुलाएगा। उसने तो वोल्फ कॉन्टिनेंट के प्रेसिडेंट को शादी में बुलाने की योजना भी बनाई थी। अभय शालिनी को दुनिया की सबसे खुशहाल दुल्हन बनाएगा। शादी के बाद वो नुप्शल चैम्बर में प्रवेश करेगा और वहां उसके साथ प्यार करेगा। ये भी वो सम्मान था जो वो शालिनी को दे रहा था, क्योंकि वो उसका एक शादी का कर्जदार था। धन्यवाद। शालिनी का दिल भावुक हो गया। उसे नहीं लगा था कि अभय हर पहलू में उसका इतना ख्याल रखेगा। शालिनी की जिंदगी में अभय उसका सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गया था। अगर उसे इस पुरुष के लिए मरना भी पड़ता तो वो भी तैयार थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। आओ, मैं तुम्हारे पैर धोता हूं, अभय ने मुस्कुराकर कहा। अपने शब्दों के बाद उसने शालिनी के पैर उठाए, उसके मोजे उतारे, उन्हें बेसिन में डाला और धोना शुरू किया। उसे कहना होगा कि शालिनी के पैर बहुत खूबसूरत थे। उसके पैर की उंगलियां बर्फ की तरह सफेद थी और उसके पैर का मेहराब जेड की तरह साफ और पानी की तरह चिकना था। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहतरीन जेड से बने हों, बिना किसी दोष के। अभय ने इस जोड़ी पैरों को ऐसे पकड़ा जैसे वो बर्फ सफेद कमल की जड़ों का ढेर पकड़ रहा हो। वो बस एक काटना चाहता था, लेकिन उसकी सासू मां ठीक बगल में बैठी थी, इसलिए वो सिर्फ सोच सकता था, कर नहीं सकता था। एक खूबसूरत औरत होती है, यहां तक कि उसके पैर भी इतने आकर्षक थे। अभय को शालिनी के नन्हे पैरों को पकड़ने और छूने में बहुत आराम महसूस हुआ। मानव के पैरों को मानव शरीर का दूसरा दिल कहा जाता है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं। इन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स की मालिश करने से मानव शरीर और इसके आंतरिक अंगों को ठीक होने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि इतने सारे लोग फुटबाथ स्पा सेंटर्स में पैर भिगोने
और मालिश के लिए जाते हैं। ये थकान को दूर कर सकता है और उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। क्वानयोंग एक्यूपॉइंट पैर के तलवे में सबसे महत्वपूर्ण एक्यूपंक्चर पॉइंट है, जो एडी से दूसरे और तीसरे पैर की उंगलियों के बीच की सीम तक 1/3 लंबाई पर स्थित है। अभय ने शालिनी के क्वानयोंग एक्यूपॉइंट्स ढूंढे और उनकी मालिश शुरू की। क्वानयोंग एक्यूपॉइंट का कार्य बहुत बड़ा है, क्योंकि ये न्यूरोस्थेनिया, अनिद्रा, चक्कर, चिड़चिड़ापन, थकान और कमजोरी आदि के लक्षणों को ठीक करने और राहत देने में मदद कर सकता है। शालिनी का सुंदर चेहरा चटक लाल हो गया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ये पहली बार था जब कोई उसके पैर धो रहा था, और वो भी एक पुरुष, इसलिए उसे कुछ अजीब लगा। लेकिन जल्द ही उसके दिल की शर्मिंदगी गायब हो गई। उसे सिर्फ आराम महसूस हुआ। अभय ने न सिर्फ उसके पैर धोए, बल्कि उनकी मालिश भी की। तलवे की एक्यूपॉइंट मालिश ने उसके पूरे शरीर को आराम दिया और उसकी शारीरिक थकान को भी काफी हद तक दूर कर दिया। शाओयुन का चेहरा ईर्ष्या से भरा था जब उसने देखा कि उसकी बेटी और दामाद एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शी कभी उसके साथ इतना अच्छा नहीं था। पैर धोना तो दूर, उसने उसके बाल भी नहीं धोए। गुआन सिटी, भारत। गुआन सिटी भारत के 10 बड़े प्रसिद्ध शहरों में से एक था। भारत में कई प्रसिद्ध शहर ऐतिहासिक प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर हैं। गुआन सिटी इनमें से एक का नाम योद्धा गुआन्यू के नाम पर रखा गया था। उस समय गुआन सिटी के टाउन सेंटर में स्थित एक विला में एक युवक एक लंबा ग्लेव, हल्का भाला पकड़े हुए और प्रांगण में खुले क्षेत्र में इसे लहरा रहा था। ये युवक काफी युवा था, लगभग 20 साल की शुरुआत में। वो बहुत सुंदर नहीं था, क्योंकि वो दाढ़ी वाला रूखा पुरुष प्रकार का था। बहुत मर्दाना दिखता था। उसके हाथ में लंबा ग्लेव और भी खास था। ये 2 मीटर से ज्यादा लंबा था, उसकी ऊंचाई से भी ज्यादा। ग्लेव और इसकी धार रिफाइंड आयरन से बनी थी, जो गहरी ठंडी रोशनी बिखेर रही थी। इसका आकार बहुत खास था, ऐतिहासिक ग्रीन ड्रैगन क्रिसेंट ब्लेड से बहुत मिलता जुलता था। ये उसी ब्लेड के मॉडल पर बना था। ये लंबा ग्लेव कम से कम 50 से 60 किलोग्राम भारी था, इसलिए आम लोगों के लिए इसे उठाना बहुत भारी होता। लेकिन युवक वास्तव में इसे बिना किसी प्रयास के लहरा रहा था, जैसे उसे कोई वजन महसूस ही नहीं हो रहा था। सीटी, युवक ने हवा में लंबा ग्लेव इतनी तेजी से लहराया कि तूफान बन गए। जहां भी ब्लेड गया, हवा चीर दी गई और गुनगुनाहट की आवाजें हुई। इसमें कोई शक नहीं था, अगर अभी कोई मानव शरीर इस ग्लेव को छूता तो मानव शरीर आसानी से 2 हिस्सों में कट जाता। यांग, तुमने गुआन की ग्लेव स्किल्स में महारत हासिल कर ली है। अब तुम अपनी शागिर्दी पूरी करके ग्रेजुएट कर सकते हो। एक मध्यम आयु का पुरुष पीछे से युवक की ओर आया, उसकी आंखों में संतुष्टि की झलक के साथ मुस्कुराते हुए। ये मध्यम आयु का पुरुष लंबा था और उसके गहरे रंग के चेहरे पर पूरी दाढ़ी थी और भी रूखा दिखता था। उसके शब्दों में यांग उसका बेटा यांग गुआन था, जो मार्शल आर्ट सीखने और अभ्यास करने में बहुत प्रतिभाशाली था। वो अपने बेटे को इतना गंभीरता से लेता था कि उसने खुद अपने बेटे को सिखाया। पिताजी, आपने कहा कि मैं अपनी शागिर्दी पूरी कर सकता हूं? युवक ने सुखद आश्चर्य के साथ चेहरा लिए कहा। उसने 3 साल की उम्र से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास शुरू किया था। उसने हॉर्स डांस से शुरुआत की, फिर स्टैगर्ड पिलिंग, सैंडबैग्स मारना और ग्लेव तकनीक का अभ्यास किया। उसने 20 साल तक अभ्यास किया था। इन वर्षों में युवक ने अपने पिता से अनगिनत बार पूछा था कि वो कब ग्रेजुएट कर सकता है। उसके पिता ने उसे कभी जवाब नहीं दिया। अप्रत्याशित रूप से आज उसके पिता ने उसे बताया कि वो अपनी शागिर्दी पूरी कर सकता है, जिससे वो बहुत खुश हुआ। यांग, मैंने तुम्हें 20 साल तक मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करवाया और इस पल का इंतजार किया, क्योंकि हीरोज लिस्ट खुल रही है। अब जब हीरोज लिस्ट खुल रही है, तुम्हें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मध्यम आयु का पुरुष गर्व और उत्साह के साथ चमकती आंखों के साथ बोला।
हीरोज लिस्ट खुल रही है। यांग गुआन की आंखों में खुशी की चमक उभरी। बेशक उसे हीरोज लिस्ट के बारे में पता था। यह भारत में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वालों की ताकत और कौशल के अनुसार रैंकिंग लिस्ट थी। यह सर्वविदित है कि लेखन या लड़ाई की प्रतियोगिताओं में दूसरा स्थान नहीं देखा जाता। चाहे साहित्य हो या लड़ाई, लोगों को सर्वश्रेष्ठ के लिए प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। प्राचीन काल में सम्राट के पास पूरे देश से प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुनने और छांटने के दो तरीके थे। पहला था विद्वानों का टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति लेखन टेस्ट पास करता तो वो सिविल ऑफिसर बनता। दूसरा तरीका था मार्शल आर्ट टेस्ट। अगर कोई व्यक्ति पास होता तो वो मिलिट्री ऑफिसर बनता। उनकी स्किल्स के अनुसार उन्हें बॉडीगार्ड से लेकर जनरल तक के कर्तव्यों के लिए नियुक्त किया जाता। अगर कोई व्यक्ति साहित्य पढ़ता तो वो लिबरल आर्ट्स क्षेत्र में सबसे आगे काम करना चाहता। अगर कोई व्यक्ति सैन्य और मार्शल आर्ट्स पढ़ता तो वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में चैंपियन बनने की कोशिश करता। भारत के कई हजार साल के इतिहास में कई प्रसिद्ध सैन्य अधिकारी और कमांडर थे। उन्होंने बचपन से अपनी स्किल्स सीखी और अभ्यास किया और बहुत सक्षम और शक्तिशाली बन गए। इन लोगों की अपने समय में बहुत ऊंची प्रतिष्ठा थी। वे एक पुकार पर कई सैनिकों को इकट्ठा कर सकते थे और सम्राट और देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इनमें से कुछ लोग थे गुआन यू, शियांग यू। गुआन परिवार भारत के 4 बड़े मार्शल आर्ट्स परिवारों में से एक था। वे अपनी स्किल्स के अभ्यास पर ध्यान देते थे और शायद ही कभी अपनी जगह छोड़ते थे। वे आमतौर पर सिर्फ तब दिखाई देते थे जब हीरोज लिस्ट खुलती थी। हीरोज लिस्ट भारत में मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करने वाले सभी लोगों के लिए रैंकिंग लिस्ट थी। हर कोई इसमें सूचीबद्ध होना और बड़ा हीरो बनना चाहता था। कहा जाता था कि लिस्ट में पहले 10 लोगों को एक निषिद्ध क्षेत्र पासिंग टोकन प्राप्त करने का अवसर मिलता था, जो पृथ्वी के 4 बड़े निषिद्ध क्षेत्रों में प्रवेश की अनुमति देता था। एक मार्शल आर्ट्स परिवार के रूप में गुआन परिवार को खबर बहुत जल्दी मिली। उन्हें पहले से पता था कि कुन्नुन माउंटेन निषिद्ध क्षेत्र 6 महीने में खुलेगा। उस समय दुनिया के शक्तिशाली लोग वहां दिखाई देंगे। दुनिया में अनगिनत शक्तिशाली लोग हैं, लेकिन सिर्फ पहले 100 लोग क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। अतीत में हीरोज लिस्ट के शीर्ष 10 लोग निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। गुआन परिवार को प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करनी थी। बाजी गांव, भारत बाजी गांव में सभी ग्रामीणों का उपनाम वो था। यह सिर्फ एक गांव था, लेकिन इसका इतिहास कई सौ साल पुराना था, कुछ शहरों के इतिहास से भी ज्यादा। बाजी गांव बाजी माउंटेन के अंदर स्थित था। यहां सिर्फ कुछ 100 लोग रहते थे, लेकिन हर कोई मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता था और बहुत शक्तिशाली था। इन वर्षों में कुछ लोगों ने अपनी स्किल्स हासिल की और पहाड़ छोड़ दिया। उन्होंने बाहर की दुनिया में बड़ा नाम कमाया और भारी संपत्ति भी हासिल की। वे मार्शल आर्ट्स मास्टर्स थे। कुछ अमीर और शक्तिशाली लोगों ने उन्हें बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त किया। उनकी तनख्वाह कई मिलियन प्रतिवर्ष थी, या यहां तक कि 10 मिलियन से ज्यादा प्रतिवर्ष। कुछ लोग थे जिनके पास मार्शल आर्ट स्किल्स और चतुर दिमाग थे। उन्होंने अपनी संपत्ति और संसाधनों का उपयोग बॉडीगार्ड कंपनी या अन्य व्यवसाय शुरू करने के लिए किया। वे बहुत सफल हुए। बाजी गांव के उन लोगों के अमीर होने के बाद वे चाहते थे कि अन्य ग्रामीण उनके साथ शामिल हों, लेकिन कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं था। खासकर वे बूढ़े लोग यहां रहना पसंद करते थे, क्योंकि यहां का पर्यावरण मार्शल आर्ट्स अभ्यास के लिए उपयुक्त था। उसी समय बाजी माउंटेन के शीर्ष पर काले कपड़ों में एक खूबसूरत युवा लड़की अपनी मुट्ठी कसकर मार्शल आर्ट स्क्वाड पोज में पकड़े थी। वो एक बहुत शक्तिशाली चीनी बॉक्सिंग फॉर्म का अभ्यास कर रही थी।